जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप चोपड़ा, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसी क्विज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। हमने पिछले 5 अध्याय कर चुके हैं और आज हम करेंगे अध्याय 6। इससे पहले मैं आपसे रोजाना की तरह एक प्रश्न करता हूं। तो आज का प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी ओडिशा। कल के प्रश्न का उत्तर था ग्रीक। कई बच्चों ने अच्छा उत्तर दिया, जैसे सुमन रानी, पिंकू शर्मा और संदीप कुमार, इन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। जवाब आप कमेंट में ही दिया करो ताकि मैं आपको वहीं रिप्लाई कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने कितने चैप्टर कर लिए? 5 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। आज करेंगे 6 चैप्टर। तो आज का अपना चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा हो, चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे हैं तथा कुछ भाग समतल है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं पृथ्वी के कुछ भाग ऊपर है और कुछ भाग नीचे हैं। ये जानेंगे क्यों है ये। क्या आप जानते हैं पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ियों को पर्वत कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 8000 मीटर वाली पहाड़ियाँ, उनके आपको नाम कमेंट बॉक्स में बताने हैं कौन कौन सी है। ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। तो ये ऊपर नीचे क्यों है, ये समतल भूमि क्यों नहीं है? तो इसका कारण ये ही है कि पृथ्वी में लगातार गति हो रही है तो कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं नीचे धंस जाती है। ये देखो, कई पर्वत ऊंचे हैं, पठार पहाड़ी क्षेत्र कहीं नीचा है। ठीक है, तो इसी के कारण है कि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में क्या हो रही है, गति हो रही है। दूसरी यह बढ़ा प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के कारण सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा फिर से निर्माण होता है। ये 2 प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। चलो अब जानते हैं कि पर्वत क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे पर्वत क्या होते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। देखो फ्रेंड्स, पर्वत का शिखर छोटा होगा, देख लो ये छोटा है ना शिखर, और आधार बड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी हो जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। देखो, हिमानी किसे कहते हैं? जो पर्वतों पर बर्फ जमी है उनको क्या कहते हैं? हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। देखो, समुद्र के अंदर भी पर्वत पाए जाते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख लो, वलित पर्वत है, भूपर पट्टी, ये एक वलित ये पर्वतमाला दिखाई गई है हिमालय की। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वलित पर्वत, बरसोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। अब पढ़ेंगे इनके बारे में।
जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया का कारण श्रृंखला घिस गई है। उत्तर अमेरिका के अल्पशिया तथा रूस, चित्र 5.1 में देख सकते हैं आप कि उराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत, जिसे हवाई द्वीप की कहा जाता है, सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। देखो मोनाकी पर्वत कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है इसकी, 10,205 मीटर। इंपॉर्टेंट है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा उद्वाक रूप ले लेता है, विस्थापित हो जाता है, तब उसे वर्षोत्तर पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी गारबेन कहा जाता है। ये देख लो, जो ऊपर है उसको उत्खंड तथा नीचे जो भाग धस गया उसको द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। किसमें, वर्षोत्तर पर्वतों में। यूरोप की राइन घाटी तथा वोस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ उदाहरण का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं, देखो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रिया के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका में कौन सा है, माउंट किलिमंजारो, ठीक है, और अफ्रीका में ये इसमें जापान में फ्यूजियामा, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं। बहुत सी नदियां का स्रोत पर्वत में स्थित हिमालयों में होता है। जलाशयों के कारण जल लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियों व वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर रिफ्टिंग तथा स्काई ग्लाइडिंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। देखो दोस्तों, ये खेलों के नाम है जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग। ये आप इंटरनेट पर सर्च करके देखेंगे कि कैसे खेल होते हैं, कैसे पर्वतों पर खेले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो ज्वालामुखी का चित्र दिखाया गया है। अब देखो पढ़ेंगे अपने पठार किसे कहते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। देखो जो ऐसे आकार के थे उनको हमने पर्वत कहा था, ठीक है, पहाड़ पर्वत कहा था। और पठार होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ऐसे होते हैं, फिर ऊपर जाके ऐसे मेज की तरह होते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये टेबल की तरह जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, पठार कहा जाता है। ये पर्वतों से ऊंचाई में कम होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। देखो इंपॉर्टेंट है ये, भारत में दक्कन का पठार है वो पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसी प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार दिखाऊंगा मैं अभी आपको चित्र 5.1 में। छः पॉइंट 1 में ये देखो पहाड़ क्षेत्र देख लो। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, नोट करो। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। देखो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। ठीक है दोस्तों, पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के कारण
प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इसी प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों में आकर्षित करते हैं। अब मैदान पढ़ेंगे। मैदान क्या होते हैं? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ ही आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ लाए गए पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। निर्माण कैसे होता है? देखो, नदियों के साथ जो पानी में आते हैं ना पत्थर, बालू, सिल्ट, वे एक जगह जमाव कर लेते हैं उनको, और उनसे क्या बनता है? मैदान बनते हैं। सामान्यतः मैदान बहुत से अधिक उपजाऊ होते हैं क्योंकि इन पर खनिज की प्रचुरता होती है। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हो सकती है, लोग रह सकते हैं, मकान बना सकते हैं, इसलिए मैदान क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्य के रहने के लिए अधिक उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग लेती है। बाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब स्थल रूप एवं लोगों ये बारे में ये टॉपिक आ गया, स्थल रूप और लोग। स्थल रूपों की भिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, ये मैंने आपको पहले बता दिया, सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। ठीक है, तो मैदानों में लोग रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर वो अपना घर भी बना सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, सड़क बना सकते हैं और अपने अन्य धंधे भी वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन पर्वत पठारों पर ये असंभव है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों को रहन सहन के तरीके कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उदागर, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हमें आने वाले खतरों से कम कर सकते हैं। देखो, इन भूकंप के बारे में जगह जगह जाकर लोगों को बताने से वो उनसे बचाव कर सकते हैं, तो खतरों को भी कम किया जा सकता है, नुकसान नहीं होगा। ये देखो, साइड में रस्सी से बना एक पुल दिखाया गया जो अरुणाचल प्रदेश में है। हम कितने तरीके से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी जगह पर या पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस उदाहरण का वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। अब ये अलग अलग जगह के चित्र दिखाए गए, आप PDF में देख लेना। प्रश्न है अब, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? ये चीज़ें आपको करनी है दोस्तों, इससे आपका टॉपिक क्लियर होते हैं। पीछे देख के आप जो रीडिंग की है उसमें से इनके आंसर ढूंढो। ठीक है, अब ये MCQ क्वेश्चन है। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, क्यों होते हैं? ऊंचाई, ढाल, अभिमुखता, हिमानी कहाँ पाई जाती है? ये बहुत ही सिंपल है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो ये भी बहुत ही सिंपल है। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? तो ये चीन में बहती है, पीछे पढ़ा है हमने। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये भी आप बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।